बच्चों, एक कमाल की बात बताऊं। ये टॉपिक इतना आसान है कि वीडियो को देखने के बाद आप अपने ऊपर ही हंसोगे कि मैं इतना आसान टॉपिक देखने आ गया। खैर, अब आ ही गए तो हंस लेना। दरअसल इस वीडियो में हम शब्द और पद को बहुत इजीली समझने वाले हैं और आपको तो बस देखना और सुनना है, समझाना मेरा काम है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में समझेंगे, पहला शब्द और दूसरा पद। पहले शब्द के बारे में समझो। देखो, शब्द है क्या? एक से अधिक वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आसान भाषा में कहूं तो वर्णों का मेल हो लेकिन सार्थक हो, यानी अर्थ देने वाला हो। सार्थक मतलब अर्थ देने वाला। जैसे क म ल बना कमल, ये वर्ण सार्थक थे तो शब्द बन गया। अब इसी को म क ल अगर ऐसा हो तो बनेगा मकल। अब इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, इसीलिए कहा कि सार्थक हो यानी अर्थ देने वाला हो। शब्दों को चार अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर शब्द भेद, तीसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद और चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। मतलब इन चार तरह के हिस्सों के आधार पर शब्दों के भेदों को बांटा गया है। और आसान भाषा में समझाऊं तो इन चारों में शब्दों के अलग अलग भेद होंगे जिन्हें हमें समझना है। जैसे इसमें 5 भेद हैं, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 2। चिंता मत करो, इनको ट्रिक से आसानी से समझ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको समझ में भी आ गया। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर शब्द। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और उसी रूप में हिंदी में भी प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो शब्द तत्सम कहलाएंगे। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के तो हैं लेकिन उनका थोड़ा रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे पंच, अब पंच संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम है ये, और 5 अगर लिखा जाए तो ये तद्भव हो जाता है। मुख तत्सम है और मुह तद्भव है। कर्ण तत्सम, कान तद्भव। हस्ती मतलब हाथी, जिसको हम हस्ती लिख दें तो तत्सम बन जाता है और हाथी तद्भव बन जाता है। ऐसे ही कुछ और भी हैं, वीडियो को रोककर एक बार जरूर पढ़ना। बच्चों, सर्प कौन सा भेद है, यानी तत्सम है या तद्भव, इन दोनों में से एक बार जरूर बताना कमेंट करके। देखते कितने बच्चे सही होते हैं। अब आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन, तत्सम और तद्भव कौन सा है, ये कुछ समझ में नहीं आता। मतलब हमेशा ऑपोजिट लिख देते हैं, जहां तत्सम लिखना चाहिए वहां तद्भव लिख देते हैं, तद्भव लिखते हैं वहां तत्सम हो जाता है। मतलब ऑपोजिट इसीलिए हो जाता है कि हम पहचान ही नहीं पाते तद्भव हिंदी वाला था या तत्सम हिंदी वाला था, समझ ही नहीं आता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। देखो, तत्सम में स आता है, स आता है ना, स ये रहा। देखो, तो स यानी संस्कृत, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि संस्कृत वाला है तो वो तत्सम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद भी रह जाएगा। देशज शब्द की बात करते हैं। देशज शब्द, देशज मतलब होता है देश में उत्पन्न, ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं और अब हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, झोला, डिबिया। अब ये क्या है? ये हैं तो किसी ना किसी बोली के, लेकिन अब हिंदी में प्रयोग हो रहा है, इसलिए इनको देशज शब्द कहते हैं। लेकिन ये शब्द कौन सी बोली से आए हैं, किसने सबसे पहले यूज किया, कुछ नहीं पता। बस ऐसे शब्द आ गए हिंदी में तो इन्हें हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक इसके विपरीत आगत शब्द हैं। आगत, जिनको विदेशज शब्द भी कहते हैं। नाम से वैसे आप समझ ही गए होंगे, जो विदेशी शब्द हैं, या और आसान भाषा में समझाऊं तो जो दूसरी भाषा के शब्द हैं, दूसरी मतलब हिंदी को छोड़कर बाकी कोई भी भाषा का शब्द विदेशज या आगत शब्द कहलाता है। जैसे अखबार, अदालत, कॉपी, नर्स, बेगम, ये सब विदेशी शब्द हैं जिनको आप आगत शब्द भी कह सकते हैं। संकर शब्द, जब दो अलग अलग भाषा के शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, वहां संकर शब्द होता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल शब्द है इंग्लिश का और गाड़ी शब्द हिंदी का, तो दो अलग अलग भाषा के शब्द दोनों जब मिल गए एक नया शब्द बन गया, इसीलिए ये संकर शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही पानदान, पान हिंदी का और दान फारसी का। छायादार में छाया संस्कृत का, दार फारसी का। सीलबंद, सील अंग्रेजी का और बंद फारसी का। ये सब ऐसे हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं और दोनों का मेल हो गया तो एक नया शब्द बन गया जो हिंदी में अक्सर प्रयुक्त होते हैं, तो ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं।
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। पर्यायवाची और विलोम शब्द तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो अर्थ में समानता उत्पन्न करते हैं, जैसे अग्नि का आग, पावक, अनल। ये सब क्या है? ये सब शब्द के अर्थ समान हैं, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी तरह से आकाश का अंबर, गगन, नभ, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। इसके अलावा जल का पानी, वारी, सलील, हवा का पवन, समीर, अनिल। अब विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ उत्पन्न करें वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे सत्य का विलोम हुआ असत्य, आयात का निर्यात, अस्त का उदय, न्याय का अन्याय। बच्चों, शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। एक बार कमेंट में जरूर बताना, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखते हैं अनेकार्थी और एकार्थी, इनके बारे में थोड़ा ध्यान से ही सुनना। क्यों? क्योंकि इसमें ही काफी कंफ्यूजन रह जाती है। अनेकार्थी वे शब्द होते हैं जिसके कई अर्थ निकलते हैं, जैसे अंबर। अंबर के अब दो मतलब निकलते हैं, जैसे एक अंबर होता है आसमान और एक अंबर वस्त्र को भी कह देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पर्यायवाची जैसा हो गया। नहीं, देखो वस्त्र का पर्यायवाची कभी भी आसमान नहीं होगा, तो मतलब ये एक दूसरे के तो पर्यायवाची नहीं है, लेकिन एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इन्हें अनेकार्थी कहते हैं। ऐसे ही कल दो तरह के होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीत गया कल। इस तरह से कनक के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो सोना, सोने को भी कनक कहते हैं, और एक होता है धतूरा। तो दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। मतलब जहां एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हों वहां अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक इसके विपरीत एकार्थी शब्द होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जहां शब्द का एक ही अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहेंगे, है ना। जैसे कलंक। अब कलंक का अर्थ तो कलंक ही रहता है, उसका कोई और अर्थ नहीं है। ऐसे ही पत्नी, पुण्य, श्रद्धा, इन सब के अर्थ एक ही हैं, इसीलिए ये शब्द एकार्थी कहलाएंगे। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब रचना के आधार पर शब्द के भेद, जो कि 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल। कमल के टुकड़े नहीं हो सकते कभी भी, वैसे कर भी लोगे, कम जमा ल। अब करने को तो हमने इसके टुकड़े कर लिए, लेकिन ला का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, तो ये कहां से टुकड़े हुए? इसीलिए कहते हैं कि इनके टुकड़े नहीं हो सकते। और ठीक इसके विपरीत जिन शब्दों के टुकड़े हो सकते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहूं तो जब कोई शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है उन शब्दों को यौगिक कहते हैं, जैसे विद्या जमा आल्य। अब विद्या जमा आल्य बन गया विद्यालय, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे ही अनु जमा शासन, अनुशासन। अब योग रूढ़, आपने देखा होगा कि कई बार शब्दों के अलग ही अर्थ निकलते हैं, मतलब जो उसका मीनिंग होना चाहिए वो नहीं, कुछ और ही अर्थ निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है? रावण। लेकिन अगर आप इसके अर्थ की बात करें तो दशानन में दश का मतलब होता है 10 और आनंद का मतलब होता है सिर। पर अगर आप यहां ध्यान से देखो इसके अर्थ में ना तो 10 की बात हो रही है ना ही सिर की। मतलब साधारण सा है कि जब कोई शब्द का अर्थ अलग ही निकले तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जलज, पीतांबर, नीलकंठ, एकदंत। जलज मतलब होता है कमल, पीतांबर का मतलब होता है श्री कृष्ण। हालांकि पीतांबर में पीले वस्त्र धारण करने वाला होता है, लेकिन अर्थ क्या निकला? श्री कृष्ण, क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनते थे इस वजह से। नीलकंठ मतलब भगवान शिव, एकदंत मतलब गणेश जी। मतलब जो शब्द हमें दिख रहा है उसका अर्थ जो दिख रहा है अगर उससे अलग कोई विशेष अर्थ निकल रहा हो वहां पर योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। बच्चों, दो अलग अलग भाषा के शब्दों का जो मेल होता है और एक नया शब्द बनता है वो कौन सा शब्द कहलाता है? एक बार कमेंट में जरूर बताना, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के मात्र 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। इनका भी नाम से ही पता चल रहा है। देखो, विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना और अविकार का मतलब होता है जिसका परिवर्तन ना हो। आइए एक उदाहरण से समझाता हूं जो मैं अब करने जा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एक वाक्य है, मैं यहां पढ़ता हूं। इसको वचन के अनुसार देखें तो ये एक वचन है, इसे हम बहुवचन करते हैं। हम यहां पढ़ते हैं, जो जो परिवर्तन हुआ उस पर मैंने सर्कल लगा लिया। जैसे मैं का बन गया था हम, इसीलिए मैंने यहां पर सर्कल लगा लिया। पढ़ता का बन गया था पढ़ते, तो मैंने यहां सर्कल लगा लिया। हूं का बन गया है, इसलिए यहां भी सर्कल कर दिया। अब इस वाक्य को लिंग के अनुसार भी बदलते हैं। ये वाक्य पुल्लिंग है, इसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे मैं यहां पढ़ती हूं, जो परिवर्तन हुआ सर्कल कर दिया। अब
काल के अनुसार बदलते हैं। ये वर्तमान काल है, इसको हम पहले भूतकाल में बदलते हैं। मैं यहां पढ़ता था। भविष्य काल में करें तो मैं यहां पढ़ूंगा। जो जो परिवर्तन हुआ उस पर सर्कल कर लिया। अब ध्यान से देखो, इसमें एक शब्द ऐसा था जो ना तो वचन के अनुसार बदला, ना ही लिंग के अनुसार, ना ही काल के अनुसार, और वो है यहां शब्द। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, और जो शब्द बदल जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यही तो इनका अर्थ था। और आसान भाषा में समझाऊं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों के जितने भी शब्द हैं वो सब विकारी शब्द कहलाएंगे, और जो शब्द अव्यय के होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वे सब के सब शब्द के बारे में था। और अब बात करेंगे पद की। अब ये पद क्या है? दरअसल शब्द को ही पद कहते हैं, यानी शब्द और पद एक जैसी चीज है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या, आइए देखते हैं। देखो, एक शब्द है पुस्तक। अब इसको हम एक वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा। यहां 2 बार पुस्तक लिखा है, एक बार स्वतंत्र रूप से और एक बार वाक्य में। तो जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं, और जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, चाहे वो वही वाला शब्द क्यों ना हो, तो वो पद बन जाते हैं। यानी इस वाक्य में राम पुस्तक और पढ़ेगा, ये 3 पद हैं, और पद के 5 भेद होते हैं जो आपने कभी ना कभी ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये पद के 5 भेद होते हैं। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए थे एक बार कमेंट में जरूर बताना। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे पूरा टॉपिक आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो में मैंने इन सब के, यानी शब्द के जितने भी भेद मैंने करवाए हैं उन सब को समझाने के लिए कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन आपको थोड़े ज्यादा एग्जांपल्स पढ़ने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स, जिसको क्लिक करोगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए इजी एंड हार्ड एग्जांपल दोनों ही तरह के देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर क्लिक करना। और इसी पेज पर आपको अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ समझने के लिए मिल जाएंगे, तो वो भी आप समझ सकते हो। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। अब क्विक रिवीजन। देखो, शब्दों का 4 तरह से वर्गीकरण किया गया, यानी 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो हिंदी में एज इट इज प्रयुक्त हो जाते हैं। तद्भव में शब्द तो संस्कृत के ही होते हैं लेकिन थोड़ा रूप बदल लेते हैं, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज हमारे देश के शब्द होते हैं, यानी हमारी बोली, हमारे देश के, हमारी हिंदी के शब्द। और विदेशज वो शब्द हैं जो हमारे हिंदी के नहीं हैं। संकर जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। ये 2 तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आप बहुत बार पढ़ते रहते हैं। एकार्थी शब्द वो होते हैं जो एक अर्थ देते हैं, अनेकार्थी जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हो जाते हैं, रूढ़ जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, यौगिक जिनके टुकड़े होते हैं, जैसे विद्या जमा आलय। योग रूट जिनका अलग ही अर्थ निकलता है, जैसे नीलकंठ। यहां ना तो नीले रंग के बारे में हो रही है बात, ना ही कंठ के बारे में। यहां तो भगवान शिव की बात हो रही थी, इसलिए यहां योग रूट कहलाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हो जाते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जिनका परिवर्तन हो सकता है, और अविकारी जिनको लिंग, वचन, काल की दृष्टि से नहीं बदला जा सकता। तो ये तो था शब्द के बारे में। अब पद के बारे में। पद और शब्द में सिर्फ एक ही अंतर है, शब्द स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, और यही शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो पद बन जाते हैं। पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। बच्चों, बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, ये टॉपिक आपने सीख तो लिया, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड अब आपका
होगा एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे समझा है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला, वर्णों के सार्थक मेल से बनता है क्या? वो आपको जवाब देना है ऑप्शन को देखकर। लेकिन उससे पहले बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करके रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। वर्णों के सार्थक मेल से बनता है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए शब्द, बी पद, सी वचन या डी लिंग। 5 सेकंड होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए शब्द। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शब्द कब पद बन जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए जब स्वतंत्र होता है, बी जब वाक्य में प्रयोग होता है, सी जब संज्ञा से मिलता है, डी जब सर्वनाम से जुड़ता है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी जब वाक्य में प्रयोग होता है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, स्रोत के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी यौगिक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी यौगिक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए थे? आपके ऑप्शन ए 1 2 3 या 4। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स नहीं, ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, तो क्लिक करना तो बनता है, तो जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।